शानदार मौका है पीसीबी और पीसीएम पास आउट 12th पास विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि संस्कृत शिक्षा विभाग और माध्यमिक शिक्षा विभाग और कॉलेज आयुक्तालय यानी कि सबके अंदर लैब असिस्टेंट की वैकेंसी आएगी। एक ही वैकेंसी आपको ज़्यादा से ज़्यादा पद में दिखने वाली है। आज हम बात करेंगे और हमारे साथ में हमारे मित्र हैं मुकेश सर, जो राजस्थान के अंदर बेस्ट शिक्षक अवार्ड यानी कि सबसे टॉप रैंकर हैं, जो आपके साथ बायोलॉजी के बारे में चर्चा करेंगे, कंप्लीटली सिलेबस के बारे में। इससे पहले अगर हम डिस्कस करें आज का जो सेशन है आपका लैब असिस्टेंट वैकेंसी के बारे में, जो संपूर्ण अपन सिलेबस डिस्कस करेंगे और कैसे तैयारी रही और वास्तव में पिछली कट ऑफ और किस प्रकार से आप इस वैकेंसी को कैसे टारगेट करके सिलेक्शन की ओर आगे बढ़ सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप भी लैब असिस्टेंट की तैयारी करें तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करें। सारथी डॉज ऐप डाउनलोड कीजिएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर का जो पेपर है आपको हमारा ऑनलाइन सारथी ऐप के अंदर मिलेगा। जो सिलेबस है कंप्लीटली वो उसकी पीडीएफ है, आपको ऐप के अंदर सारी की सारी चीज़ मिल जाएगी। हम बात करते हैं लैब असिस्टेंट सिलेबस के बारे में। तो ये जो सिलेबस है लगभग 400 नंबर का पेपर रहता है और 400 में से आपको पता है 200 क्वेश्चन रहते हैं और एक क्वेश्चन 2 नंबर का, यानी कि टोटल मिलाकर 200 नंबर का पेपर फर्स्ट और 200 नंबर का पेपर सेकंड, यानी कि 200 और 200 टोटल मिलाकर 400 का ये पेपर रहता है। पेपर फर्स्ट की बात करें तो राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक, यानी कि कुल मिलाकर राजस्थान जीके, राजस्थान का करंट अफेयर्स, विश्व एवं भारत का सामान्य ज्ञान और शैक्षणिक मनोविज्ञान। मुझे ये पता है बिल्कुल कि साइंस का जो विद्यार्थी होता है उसके पेपर फर्स्ट में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम करती हैं, और पिछली बार भी यही सबसे ज़्यादा हुआ था, यानी कि राजस्थान जीके को लेकर। तो मैंने राजस्थान जीके का हमेशा के लिए आपकी जो ये समस्या थी इसको समाप्त कर दी है। हैंड रिटन नोट्स के रूप में मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा, आप वीडियो अंत तक देखें, अभी मैं बताऊंगा इसके बारे में। पेपर जो सेकंड है ये मुकेश सर ही आपको पढ़ाएंगे और इसके बारे में कैसे पेपर रहेगा और किस प्रकार का सिलेबस रहेगा सर आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। तो मुकेश सर, क्या कहना है आपका लैब असिस्टेंट इस वैकेंसी के बारे में? हेलो एवरीवन, कैसे हैं बेटा सभी लोग? स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे परिवार में, ऑनलाइन सारथी में। तो बेटा अब हम कहेंगे कि जब युद्ध में उतरना ही है तो युद्ध में उतरने के लिए रणनीति बहुत ज्यादा जरूरी है। अब रणनीति क्या होनी चाहिए, आपको युद्ध कहां लड़ना है, किसके साथ लड़ना है और कौन से हथियारों से लड़ना है। तो बेटा अब यूं है कि लड़ना आपको हमारे साथ है, यहां पर रणनीति हम ये बनाएंगे कि बेटा अपने हथियार क्या है। तो बेटा आपका हथियार है आपका सिलेबस, ठीक है। आप इस सिलेबस पर ही फॉलो करते हुए चलिएगा, आपको बेहतर से बेहतर गाइडेंस मिलेगी। हम इस सिलेबस को चर्चा करेंगे, आज डिस्कस करेंगे कि सर कौन सा टॉपिक, वैसे तो सारे ही इंपॉर्टेंट है इसीलिए चैप्टर को जोड़ा गया या कहेंगे टॉपिक को सिलेबस में डाला गया, बट हम यहां पर यह देखेंगे कि इनमें से कौन सा जो टॉपिक है वो ज्यादा वेटेज रखता है, कौन सा टॉपिक ऐसा है जो आपके लिए एकदम से मतलब कहेंगे कि वो रिश्तेदार बन के आएगा जो आएगा जितनी बार आपको खर्ची दे के जाएगा। तो हमें वो रिश्तेदार चाहिए, क्योंकि कुछ रिश्तेदार ऐसे भी होते हैं, आते हैं चाय नाश्ता करेंगे बिना खर्ची दिए चले जाएंगे, यानी कि हमने टॉपिक तो पढ़ना ही है बट उनमें से क्वेश्चंस क्या इतने पुट होते हैं नहीं। तो हम कहेंगे हम उन रिश्तेदारों पे ज्यादा फोकस करेंगे जो आपको खर्ची देके जाएंगे। तो हमें जहां क्वेश्चन जहां से निकल के आता है, बेटा पतली पतली गलियां हैं बहुत सिलेबस में, किसी भी गली से निकल के क्वेश्चन आएगा तो बाहर हमें ही खड़े मिलेंगे। तो हम उन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे। तो मैं मुकेश वैष्णव आपकी कहेंगे कि बायोलॉजी की क्लासेस लेने आपके सामने आपके साथ में खड़ा हूं। बायोलॉजी बेटा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बनते हैं इसमें से। अब अगर मैं कहूं कि सर ये जो टॉपिक है क्या सिर्फ लैब असिस्टेंट के लिए, बेटा लैब असिस्टेंट तो क्या ही चीज है, ये नीट तक के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ये ऐसे टॉपिक्स है जो नीट, एम्स, पैरामेडिकल, बीएससी नर्सिंग, आरयूएचएस, लैब असिस्टेंट सबके लिए बेटा कॉमन बनते हैं। ये सबके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक बनते हैं। तो वहां पर हम इन सबके बारे में चर्चा भी करेंगे, डिटेल में भी इनको पढ़ा जाएगा और आपकी प्रिपरेशन को जांचने के लिए टेस्ट सीरीज भी तो अवेलेबल करवानी है, तो वो भी आपको यहां पर मिलेगी, ठीक है बेटा। तो हम आज सिलेबस की अगर हम चर्चा करें तो जैसा आपको अभी सर ने बताया था कि बेटा 2 पेपर्स होंगे इसके। पहला पेपर जो है वो रहने वाला है आपके जीके का, और बीइंग अ साइंस स्टूडेंट बेटा मुझे भी बहुत डर लगता था, ये जीके वाले कंसेप्ट के बेस पे अगर जाऊं बहुत सा टफ पड़ता था, क्योंकि अपनी आदत है हम क्या करते हैं शॉर्ट ट्रिक्स में काम चलाते हैं, या कहेंगे कि अपना कोई एक बेसिक सा आइडिया बना करके उसके बेस पर अपना टॉपिक क्लियर होता है। बट जीके इज नन ऑफ देम बेटा, वो बहुत अलग है। उसके लिए आपको एक कहेंगे कि पूरा दृढ़ निश्चय होकर बैठना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है। तो उसका काम सर ने जैसा कहा आसान कर चुके हैं। सर ने खुद ने हैंड रिटन नोट्स प्रिपेयर करवाए अपने, तो वो वाले नोट्स आपको अवेलेबल होंगे। अब रही बात अपने सेकंड पेपर की साइंस के लिए,
ज्योग्राफी वगैरह वो भी चलेगा। साइंस के लिए अगर हम बात करें तो बेटा बायोलॉजी वाला जो पोर्शन है, बायोलॉजी वाले पोर्शन में मैं आपके साथ में तैयार मिलूंगा कि सर बायो में हमें क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो 100 क्वेश्चंस आएंगे, ईच क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स का रहेगा, यानी कि टोटल 200 मार्क्स का आपका पेपर है। ठीक है, टाइम पीरियड आपको मिल रहा है यहां पर 2 घंटे। बेटा अपना टारगेट क्वेश्चंस अटेंड करना ही नहीं है, क्योंकि हमें क्वेश्चन सही वाले अटेंड करने हैं। बेटा माइनस मार्किंग भी तो एक फैक्टर है, क्योंकि अगर आप मान लीजिए इतने सारे बच्चे अपीयर होंगे एग्जाम में, बेटा अगर आप एक क्वेश्चन भी गलत कर रहे हो तो आप सोच लो लाखों बच्चों से पीछे रह रहे हो, तो अपने गलत वाला ऑप्शन तो हम पहले साइड में हटा देते हैं, हमने गलत वाला रखना ही नहीं है। हम कहां चलेंगे बेटा, हम बात करेंगे कि सर हम क्वेश्चन सही वाले अटेंड करेंगे, और अटेंड करेंगे वो सही होंगे बिल्कुल, तो आपको इसी हिसाब से तैयारी करवाई जाएगी। तो हमने कहा सर ठीक है बायोलॉजी की बात करते हैं, तो बायोलॉजी में आपको क्या क्या मिलने वाला है। तो बायोलॉजी का सिलेबस सबसे पहले यहां से देखो बेटा, इसको हमने 2 भागों में बांट दिया है। सिलेबस आपका जो है बोर्ड ने क्या कर दिया बेटा, 2 भागों में डिवाइड कर दिया है। और वो 2 भागों में डिवाइड जो किया है, कैसे किया है, तो बेटा पहला जो भाग अ है, सीनियर सेकेंडरी लेवल बायोलॉजी 11 12th वाली आपके जो एनसीईआरटी नीट के एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आप पढ़ते हैं, तो वहां पर बेटा हम सबसे पहले बात करते हैं जनरल कैरेक्टर्स ऑफ एल्गी, फंगस, लाइकेन, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। अगर मैं इस पूरे इतनी बड़ी लाइन को अगर एक छोटे से पॉइंट में खत्म करूं तो बेटा यहां पर आपको बात करनी है प्लांट किंगडम के बारे में। यहां पर हमें किसके बारे में बात करनी है, प्लांट किंगडम के बारे में, पादप जगत के बारे में यहां पर आपको बात करनी है। ठीक है, कि सैवाल, कवक, सहवाक मतलब लाइकेन, जहां आप कहते हैं सैवाल और कवक दोनों का सहजीवी संबंध, ब्रायोफाइट है, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, इनके कॉमन फीचर्स के बारे में आपको ध्यान रखना है, इनके एग्जांपल्स, इनकी क्लासेस कौन कौन सी बनती है, आगे क्लासिफिकेशन में कौन से डिवाइड करने के पॉइंट्स बनते हैं, उन सबके बारे में चर्चा करनी। बेटा ये देखो बॉटनी का मेन टॉपिक कवर करता है, बॉटनी वाले पोर्शन में बेटा मेन टॉपिक कवर करता है ये आपका प्लांट किंगडम। अब 5 तो इसके खुद के ही ग्रुप हो गए, और रही बात फंगस की और सैवाल और लाइकेन की, तो बेटा वैसे देखा जाए तो लाइकेन को 5 किंगडम में जगह नहीं मिली थी, बट लाइकेन भी इंपॉर्टेंट बनता है, कारण क्योंकि यहां सैवाल और कवक दोनों साथ में बैठे हैं, तो इंपॉर्टेंट तो बनता है। ठीक है, तो हमने कहा सर सैवाल वगैरह हो गए। फिर आगे बढ़े तो आपने कहा सर बॉटनी का ही एक और टॉपिक मिला आपको कि सर मॉर्फोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म, जिसमें स्ट्रक्चर एंड मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, स्टेम एंड लीफ। बेटा स्ट्रक्चर तो आप पढ़ोगे ही पढ़ोगे कि रूट स्टेम, जैसे प्लांट दिमाग में आया 3 वर्ड्स आपके माथे में घूमे कि सर जड़, तना और पत्ती, रूट, स्टेम और लीफ, बेटा 3 नाम तो घूमे आपके माथे में। तो बेटा हमने कहा स्ट्रक्चर ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, स्टेम एंड लीफ, क्योंकि अपने काम के अलावा ये मॉडिफाई भी होते हैं तो उनके लिए, एंड स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर एंड सीड। अगर फ्लावर नाम आ गया मतलब आपको एंजियोस्पर्म के बारे में बात करनी है। फ्लावर और सीड एंजियोस्पर्म का मेन फीचर है बेटा, कवर्ड सीड मिलते हैं यहां पर, तो हमें इनके बारे में चर्चा करनी है कि आवृतबीजी पादपों की आकारिकी कैसी है, उनमें मूल यानी कि जड़, स्तंभ यानी कि तना और पर्ण यानी कि पत्ती। तो जड़, तना एवं पत्ती की संरचना और उनका रूपांतरण, पुष्प और बीज की संरचना कैसी है, ठीक है, इनके बारे में भी चर्चा करेंगे। फिर आता है प्लांट एनाटॉमी। बेटा ये ऐसा टॉपिक बना, ये वही रिश्तेदार है आपका जो खर्ची देने के लिए आएगा, आपको क्वेश्चन आएगा पक्का वाला आता है, जिसमें आपको प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़ना है, टिश्यू सिस्टम, सेकेंडरी ग्रोथ मतलब पादप शरीर, उत्तक, उत्तक तंत्र और द्वितीयक वृद्धि, इन सब के बारे में हमें चर्चा करनी। ठीक है, तो यहां पर आप टिश्यू पढ़ेंगे प्लांट वाले कि भाई मेरिस्टेमेटिक है या परमानेंट टिश्यू है, यानी कि विभजोत्तक उत्तक है या फिर स्थायी उत्तक है, जाइलम फ्लोएम वाला कंसेप्ट क्या है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट सेकेंडरी ग्रोथ, द्वितीयक वृद्धि, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है बेटा ये भी, सेकेंडरी ग्रोथ या फिर द्वितीयक वृद्धि वाला। ठीक है, फिर आता है प्लांट फिजियोलॉजी। अब बेटा कुछ यूं मान लो कि अगर मैं क्रिकेट की बात करूं और धोनी का नाम ना लूं, अब पॉसिबल है क्या, नहीं जच रहा ना, तो वही तो काम है बेटा। अगर हम बॉटनी की बात कर रहे हैं और वहां पर प्लांट फिजियोलॉजी ना आए, जहां पर आपको देखने को मिलेंगे बेटा ऑस्मोसिस, वाटर एब्जॉर्प्शन, एसेंट ऑफ सेप, ट्रांसपिरेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट फोटोसिंथेसिस, और एक और इंपॉर्टेंट रेस्पिरेशन, प्लांट ग्रोथ एंड मूवमेंट एक्सेट्रा, मतलब पादप कारिकी के रिलेटेड परासरण, जल अवशोषण, रसारोहण, वाष्पोत्सर्जन, प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, पादप वृद्धि और गतियां, ये सारी गतियां जो आप अलग अलग पढ़ते हो, कीमोट्रॉपिक है, फोटोट्रॉपिक है, हाइड्रोट्रॉपिक है, ये अलग अलग के जलानुवर्ती, रसायनुवर्ती, प्रकाशानुवर्ती, अलग अलग तरह की गतियां हैं बहुत सारी, हमें जो सिलेबस में वो वाली पढ़नी है यहां पर। ठीक है, चलिए, तो बेटा ये हुआ आपके प्लांट फिजियोलॉजी के रिगार्डिंग।
फिर आता है अगला एनवायरमेंटल स्टडीज। अब एनवायरमेंटल स्टडीज बेटा बिना एनवायरमेंट के तो आप कैसे टॉपिक को पूरा करेंगे। तो एनवायरमेंटल स्टडीज में आप पढ़ेंगे स्ट्रक्चर एंड टाइप ऑफ इकोसिस्टम, पारितंत्र के प्रकार और उसकी संरचना, पारितंत्र या इकोसिस्टम। फिर एनर्जी फ्लो, ऊर्जा प्रवाह कैसे होता है एक से दूसरे लेवल में। बायो जियोकेमिकल साइकिल या जैव भू रासायनिक चक्र, जहां आप कहते हैं कि जीवों के द्वारा भू रासायनिक चक्र, जमीन के साथ में जो भी कंसंट्रेशन कंटिन्यूसली काम चलता है, कैसे सर फॉस्फोरस का चक्रण, यानी कि फॉस्फोरस साइकिल, कार्बन साइकिल, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, बेटा ये सारे के सारे ऐसे कैसे आएगा आपके पारिस्थितिकी अनुकूलन या फिर इकोलॉजिकल एडेप्टेशन। फिर एनवायरमेंटल पॉल्यूशन यानी कि पर्यावरण प्रदूषण, संरचना प्रकार हो गया। फिर पॉपुलेशन इकोलॉजी बायोडाइवर्सिटी, बहुत अच्छा टॉपिक है बेटा, बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता। ये ऐसा टॉपिक है जो बेटा अगर किसी भी एग्जाम के सिलेबस में आपको अगर ये मिल गया तो उसी एग्जाम के पेपर में आपको इसका क्वेश्चन मिल जाएगा। बायोडाइवर्सिटी एक छोटा सा प्यारा सा नन्ना सा मुन्ना सा सुशील सा शालीन सा एक टॉपिक है बेटा, जितना सिंपल दिखता है बट अगर क्वेश्चन इसके निकल के आए तो एग्जाम्पल्स में इतना कंफ्यूज करते हैं कि आप कहेंगे कि हाय तौबा कर लोगे आप। तो हमने कहा बेटा जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी भी एक अच्छा टॉपिक बनता है, ठीक है। चलिए अब इसके आगे बढ़े हम, तो सर एनवायरमेंटल स्टडीज के बाद में और क्या मिलेगा, तो बेटा इसमें आएगा अब क्रिकेट के सचिन तेंदुलकर साहब, तो वैसे ही आप कहेंगे कि यहां पर आएगी बायोटेक्नोलॉजी। बेटा बायोटेक्नोलॉजी ऐसा टॉपिक आ गया आपके, यूं मान लीजिए कि ये आपको नीट से लेकर के हाईएस्ट से हाईएस्ट स्टार्ट कर रहे हैं आप, नीट से लेकर कि लोअर टू लोअर किसी भी एग्जाम में आ जाइए जहां पर बायोलॉजी है, बायोटेक अगर सिलेबस में है तो बेटा इंपॉर्टेंट बन जाती है ये 200 गुना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है। 100% तो मैं कहूंगा इसके लिए कम पड़ जाएगा यार। तो बायोटेक के बारे में जहां पर जनरल अकाउंट, इसकी सामान्य जानकारी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए जिसको आप आरडीएनए टेक्नोलॉजी नाम से जानते हो, तो पुनर्योजित डीएनए या आरडीएनए टेक्नोलॉजी, फिर ट्रांसजेनिक प्लांट एंड एनिमल्स या फिर पारजीनी जंतु या पादप जिन्हें आप कहते हैं, एथिकल इश्यू नैतिक मुद्दे, फिर एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर, इंपॉर्टेंट बनता है बेटा इसमें इसका क्वेश्चन, और मेडिकल फील्ड यानी कि चिकित्सा क्षेत्र में और कृषि क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी कहां काम आ रही है। बेटा आपने बीटी कॉटन प्लांट बनवाए हैं, आपने कहेंगे कि पेस्ट रेजिस्टेंट, इंसेक्ट रेजिस्टेंट, पीड़क प्रतिरोधी, कीट प्रतिरोधी, बायोटेक से तो बनाए। प्लस मेडिकल फील्ड के अंदर आपने कहा बेटा कि सर इंसुलिन भी तो बनवाया जा रहा है, बिल्कुल बनवाया जा रहा है। आरटीपीसीआर टेस्ट हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं। ये सारे मेडिकल फील्ड में टेस्ट या कहेंगे कि यूजेज है किसके बेटा, ये सारे यूजेज है बायोटेक्नोलॉजी के, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं जहां से क्वेश्चन 101% आने के चांसेस रहते हैं। ये लीजिए मैंने इंपॉर्टेंट तो लगा ही दिया, तो एक काम करें इसके लिए, इसको जरूरत पड़ जाएगी कुछ स्टार्स की, इस टॉपिक को कुछ स्टार्स देते हुए चलेंगे हम। अरे यार डिजर्व करता है यार। फिर है पादपों का आर्थिक महत्व, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा कि मेडिकल पर्पस के लिए आपके लिए कौन से प्लांट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या कहेंगे इकोनॉमिकल सपोर्ट के लिए या इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के लिए, औद्योगिक स्तर, चिकित्सकीय स्तर, औषधीय स्तर, हर लेवल पर प्लांट आपके लिए कितना, कहां और कितना अमाउंट में इंपॉर्टेंट बनता है, वो सारी चीजें। फिर आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल जिसमें से क्वेश्चन पक्का बनता है, जहां से क्वेश्चन पक्का बनता है। तो मैं इस क्वेश्चन के लिए 2-4 हैशटैग इंस्टाग्राम से उठा के लाया हूं बेटा, वहां पर हैशटैग का बहुत ज्यादा चलन चल रहा है, तो वहां से हैशटैग लेकर आए जो कि इसके लिए ज्यादा जरूरी है। क्यों, देखो बेटा जब आप पहली बार 6 क्लास में आने के बाद साइंस नाम सुनते हैं तो साइंस के बाद में पहला वर्ड जो आपने सुना है, दूसरा वर्ड जो सुना है वो सेल ही सुनते हैं। तो सेल बेटा बहुत इंपॉर्टेंट, सेल स्ट्रक्चर जहां पर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल दोनों के बारे में आपको कंप्लीट ऑर्गन्स देखने, और सेल थ्योरी याद होगा, स्लाइडन एंड सॉन, उनको नहीं भूलोगे आप। फिर और सेल डिवीजन, मियोसिस माइटोसिस दोनों, अर्थात प्रोकैरियोटिक कोशिका असीम केंद्र की, यूकैरियोटिक ससीम केंद्र की, कोशिका सिद्धांत स्लाइडन सोन वाला, और कोशिका विभाजन समसूत्री अर्धसूत्री विभाजनों के बारे में चर्चा करनी। तो ये बेटा बायोलॉजी के सिलेबस में अपना अभाग था, जहां पर आपने बॉटनिकल पोर्शन ज्यादा देखा, जहां हमने पेड़ पौधों के बारे में या कहेंगे बॉटनी वाला पोर्शन ज्यादा देखा, ठीक है। अब बात करते हैं सेकेंड सेक्शन में, तो भाग ब। अब यहां पर क्या आता है, सबसे पहला आता है बेटा जेनेटिक्स। सबसे पहला कौन आया यहां पर, जेनेटिक्स आया। जब भी जेनेटिक्स या अनुवांशिकी नाम आएगा दूसरा नाम मेंडल साहब मिलेंगे। मेंडल के बिना जेनेटिक्स है ही नहीं, क्योंकि फादर ऑफ जेनेटिक्स ही वही है, जनक, अनुवांशिकी के जनक। तो मेंडल्स लॉ पढ़ने हैं यहां पर आपको, वही लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ डोमिनेंस वगैरह। जनरल टर्मिनोलॉजी, जो भी इस टॉपिक के रिलेटेड टर्मिनोलॉजी यानी कि शब्दावली बनती है उनके बारे में, तो अनुवांशिकी,
मेंडल के नियम, सामान्य शब्दावली, डीएनए और आरएनए की स्ट्रक्चर, ये अपना जेनेटिक मटेरियल है, आनुवांशिक पदार्थ है, तो स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड आरएनए। फिर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ हेरिडिटी, यानी कि वंशागति का आणविक आधार, दैट मींस यहां आपको बात करनी सेंट्रल डॉगमा के बारे में। अब सेंट्रल डॉगमा क्या, जहां आप रेप्लिकेशन पढ़ते हो, प्रतिकृतिकरण, जहां आप ट्रांसक्रिप्शन पढ़ते हो, ट्रांसलेशन पढ़ते हो, अलग अलग पॉइंट्स है। फिर गुणसूत्र की संरचना, यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, सेक्स डिटर्मिनेशन एंड जेनेटिक डिसऑर्डर इन मैन, मनुष्य में लिंग निर्धारण और आनुवांशिक विकार। बेटा आनुवांशिक विकार ऐसा टॉपिक है जो क्वेश्चन लाता है, ऑलमोस्ट हर एग्जाम में इसके क्वेश्चन बनते हैं, ऑलमोस्ट हर एग्जाम में आनुवांशिक विकार के बेटा क्वेश्चन बनते हैं, पुट होते हैं क्वेश्चन, इसके हर एग्जाम में आ ही जाता है। कहीं ना कहीं से डाउन सिंड्रोम घूम के पूछ लिया, या कहेंगे कि इसमें क्लाइनफेल्टर पूछ लिया, टर्नर सिंड्रोम पूछ लिया, सिकल सेल एनीमिया पूछ लिया, तो आनुवांशिक विकार का क्वेश्चन हर बार कहीं ना कहीं से घूम फिर के आ ही जाता है। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम, बेटा 11th का बहुत अच्छा चैप्टर था ये, पढ़ाने में भी मजा आता है और बच्चों को पढ़ने में भी मजा आता है, पूरे एनिमल किंगडम को खोल के रख देता है ये चैप्टर। क्या कहता है ये, तो यहां पर आपने कहा क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम, अब कहां तक, तो अप टू फाइला इन नॉन कॉर्डेट्स, यानी कि अकशेरुकियों में तो पढ़ना है संघ तक। अब कौन से संघ, तो आप टोटली नॉन कॉर्डेट्स के अंदर या अकशेरुकी में 10 संघ या 10 फाइलम पढ़ते हैं, याद होगा, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीएल्मिंथीज, एस्केएल्मिंथीज और एनेलिडा, ऑर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा। तो ये यहां तक, और अगर कशेरुकियों की बात करें तो उनमें वर्ग तक पढ़ना है, यानी कि अप टू क्लास लेवल इन कॉर्डेट्स। क्लास लेवल में जहां पर एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स यानी कि उभयचर, सरीसर्प, पक्षी, एवीज, मैमल्स, स्तनधारी, वो सारी चीजें, ठीक है। तो यहां से भी एग्जांपल्स बनते हैं, और अगर इनमें देखें तो बड़ा इतने सारे फाइलम है, इतने सारे एग्जांपल है, इनमें से जो आप पहले तो चलो इंपॉर्टेंट लगा ही देते हैं, और इनमें जो क्वेश्चन होते हैं बेटा ज्यादातर जो है वो आपको मिलान वाले, मैचअप वाले पूछे जाते हैं, मैचअप या फिर मिलान वाले क्वेश्चन आपको दे दिए जाते हैं कि आप कॉलम ए को कॉलम बी से मैच कीजिए, जो नो डाउट क्वेश्चन टाइम भी खाता है बेटा, वो टाइम भी खाता है, लेकिन हम करेंगे इसको अच्छे से, मजे से। फिर आता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट, डाइजेस्टिव, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन, ये आगे बेटा ह्यूमन फिजियोलॉजी। अब ये आ गया ह्यूमन फिजियोलॉजी, जहां पर डाइजेशन यानी कि पाचन के बारे में पढ़ना है हमें, फिर रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन के बारे में पढ़ना है, एक्सक्रीशन इन ह्यूमन यानी उत्सर्जन। अब इसमें किस किस का पाचन कैसे क्या, तो सर प्रोटीन, शर्करा, वसा, विटामिन, पाचक एंजाइम, सारी चीजें ये, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन एंड डाइजेस्टिव एंजाइम्स। फिर एक्सचेंज ऑफ गैसेज, भाई आप रेस्पिरेशन में करते क्या हो, आप CO2 दे रहे हो और O2 ले रहे हो, तो ये एक्सचेंज तो हो ही रहा है, तो बिल्कुल इस एक्सचेंज के बारे में बात करनी है। फिर एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, ऑक्सी और अनऑक्सी श्वसन, कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है या फिर ऑक्सीजन की एब्सेंस में, ठीक है। फिर स्ट्रक्चर एंड फिजियोलॉजी ऑफ किडनी, यानी कि एक्सक्रीटरी सिस्टम में, तो वहां पर आपने कहा, अच्छा ये टॉपिक ऊपर वाला, तो क्रेब साइकिल, ग्लाइकोलाइसिस, एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस, फिजियोलॉजी ऑफ किडनी, क्रेब चक्र, ग्लाइकोलाइसिस, उत्सर्जी पदार्थ, वृक्क की संरचना और कार्य की। अब उत्सर्जी पदार्थ कौन से हैं, अमोनोटैलिक है, यूरियोटैलिक है, यूरिकोटैलिक है, कौन सा वाला है उत्सर्जी पदार्थ, उसके बेस पर किडनी की स्ट्रक्चर कैसी है, और नो डाउट दिख नहीं रहा है लेकिन यहां पर नेफ्रॉन तो इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल नेफ्रॉन इंपॉर्टेंट है। चलिए फिर आता है नेक्स्ट सर्कुलेटरी सिस्टम। अब सर्कुलेटरी सिस्टम साहब क्या कहते हैं बेटा, परिसंचरण, बॉडी में जो फ्लूइड घूम रहे हैं उनके बारे में, और एंडोक्राइन सिस्टम इन ह्यूमंस, अंतःस्रावी तंत्र मानव में, जहां पर आप बेटा हॉर्मोन्स पढ़ते हो, एंडोक्राइन आ गया मतलब हार्मोन आ गया, तो उनके बारे में आपको यहां पर पढ़ना होता है, ठीक है। फिर स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट इंपॉर्टेंट था, यहां से कितने वाल्व है, कौन से कपाट पाए जाते हैं, क्वेश्चन घूमते आते हैं। फिर कंपोजिशन ऑफ ब्लड, RBC, WBC, प्लेटलेट्स वगैरह। फिर ब्लड ग्रुप, ब्लड क्लॉटिंग और लिम्फ ग्लैंड्स, एंटीजन एंटीबॉडीज, एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड देयर हार्मोन्स एक्सेट्रा, कि हार्मोन कौन सा रिलीज होता है, कौन सी ग्लैंड से होता है, और उसकी कमी से कौन सी डिजीज होगी, उसके ज्यादा होने पर कौन सी डिजीज होगी, वो सब कुछ। तो मानव में रक्त परिसंचरण तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र, हृदय की संरचना, रक्त का संगठन, रक्त समूह, रक्त का थक्का जमना, लसिका ग्रंथियां, एंटीजन एंटीबॉडी, अंतःस्रावी ग्रंथियां और उनके हार्मोन, ये सब के बारे में हमें चर्चा करनी, ठीक है। फिर नर्व सिस्टम ऑफ ह्यूमंस। अब नर्व सिस्टम ऑफ ह्यूमंस में देखेंगे तो ब्रेन सबसे पहले इंपॉर्टेंट, इसके पार्ट्स में से क्वेश्चन निकल के आता है बेटा, कि मनुष्य में मस्तिष्क की बात करें तो इसके भागों से क्वेश्चन आता है कि सेरिबेलम क्या करता है, सेरिब्रम क्या करता है, मेडुला ऑब्लोगेटा क्या करता है, बहुत बार डायनसेफेलॉन और हम कहेंगे हाइपोथैलेमस, बहुत सी बार इसके क्वेश्चन बने बेटा।
फिर आई स्ट्रक्चर और ईयर की स्ट्रक्चर, साथ ही साथ न्यूरॉन, नर्व, इंपल्स यानी कि कान की संरचना, आंख की संरचना, न्यूरॉन की स्ट्रक्चर और तंत्रिका आवेग या संवेग कि न्यूरॉन में कैसे सिग्नल आगे से आगे ट्रांसमिट होता है, तो इनके बारे में भी आपको चर्चा करनी है। बेटा बहुत ज्यादा जरूरी बन जाते हैं ये टॉपिक्स। किस कंडीशन में? क्योंकि देखो ये हर एग्जाम में इनकी वेटेज बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। ये ऐसे टॉपिक्स है ह्यूमन फिजियोलॉजी वाले या कहेंगे ह्यूमन बॉडी के अंदर वाले, बेटा जहां से क्वेश्चन और पढ़ने में मजा कैसे आएगा इनको, बेटा अपनी बॉडी के पार्ट्स है, इनके बारे में पढ़ेंगे मजे से। ठीक है, चलिए इसके बाद में आपने कहा सर नेक्स्ट, तो बेटा नेक्स्ट आया मस्कुलर सिस्टम, जहां पर टाइप ऑफ मसल्स और मसल कॉन्ट्रैक्शन मतलब पेशी तंत्र, जहां पर आपने कहा सर पेशियों के प्रकार और पेशीय संकुचन। बेटा इसमें बहुत बार क्वेश्चन जो है वो ऐसा बना गया है, ऐसा बनता है कि आपको किसी ऑर्गन का नाम देके पूछ ले यहां पर कौन सी पेशियां पाई जाती है, विच टाइप ऑफ मसल्स प्रेजेंट इन दीज डैश 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 ब्ला 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 ब्ला, कोई भी जो टॉपिक है ऑर्गन है उसमें। तो ये क्वेश्चंस वहां पर टाइप्स क्या है, मसल कॉन्ट्रैक्शन कैसे हो पा रहा है, कैसे आपकी बॉडी में जो मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, रिलैक्स कर रही है, संकुचन शिथिलन कर रही है, सब कुछ। फिर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर एग्जाम के लिहाज से, हर एग्जाम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट और एक एग्रेसिव टॉपिक है बेटा, ये कह दीजिए विराट कोहली है आपके सिलेबस का। विराट कोहली भाई साहब एग्रेसिवनेस रहेंगे, लेकिन क्वेश्चंस का आंसर भी वही लेके आएंगे, नंबर आपको वो दिलवाएंगे। टॉपिक एक कहेंगे कि बहुत जैसे केबीसी में हॉट सीट पर बैठे हो वैसा टॉपिक है ये। तो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इन ह्यूमंस, ह्यूमन डिजीज, स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ, इन सब के बारे में। और बेटा सबसे इंपॉर्टेंट इनमें ह्यूमन डिजीज जो है उनमें से क्वेश्चन बनता है, जहां आपको देखो कि डिजीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंगस, हेलमिंथीज, हेलमिंथीज मींस वर्म्स, यानी कि हेलमिंथ मींस आप कहते हो कृमि, जो कीड़े होते हैं कृमि होते हैं उनके बारे में। तो मानव जनन तंत्र, मानव रोग संरचना, जनन स्वास्थ्य, मानव में जीवाणु, वायरस, प्रोटोजोआ, कवक, हेलमिंथीज यानी वर्म या कृमि वाले जनित रोग, इन सब के बारे में। एंड द फाइनल जैव विकास, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, डार्विन साहब, लेमार्क साहब, ह्यूगो डी व्रीज, ओपेरिन, हाल्डेन, मिलर, यूरे, लुइस पास्चर, बहुत से ऐसे वैज्ञानिक, उन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे यहां पर। ठीक है, और आता है आपके पास में जंतुओं का आर्थिक महत्व। भाई साहब जब आप प्लांट की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देख सकते हो तो जंतु भी तो काम के हैं। भाई साहब आपको एनिमल से भी तो कुछ ना कुछ मिल ही रहा है, और कुछ ना कुछ क्या बहुत मिलता है, बहुत ज्यादा मिलता है। ठीक है, तो इन सारे टॉपिक्स के बारे में हम बहुत अच्छे से चर्चा करेंगे। इनके बारे में आपको डिटेल में नोट्स लिखवाए जाएंगे, समझाए जाएंगे, करवाए जाएंगे, जिनकी क्लासेस आपको वेल डेकोरेटेड फॉर्म में बेटा आप कहेंगे कि ऐप के ऊपर भी अवेलेबल होगी, टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज, या कहेंगे कि आपको एग्जैक्ट अरेंज्ड फॉर्म में एमसीक्यूज के पैटर्न पर आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगी। क्योंकि जैसे जैसे पढ़ते जाओगे बेटा आपको एनालाइज करते जाना है कि सर हाँ अब ये चीज अपनी इतनी काम हो गई है। क्योंकि विदाउट एनालाइजिंग आप अगर सिर्फ काम करते जा रहे हो, पीछे आप ये नहीं देख रहे हो कि बेटा जो किया है वो कितना किया है। तो हमारा पहला टारगेट है कि जो कर रहे हैं वो यहां पर होना चाहिए, वो सिर्फ नोट्स में ना रहे, वो आपके फोन के ऐप में ना रहे, वो आपकी कॉपियों में ना रहे, वो बेटा यहां पर एनालाइज होना चाहिए। क्योंकि जब हम कहेंगे मेडिकल फील्ड बेटा एक ऐसा फील्ड है, अगर किसी इंजीनियर के पास में कोई टॉपिक या कहेंगे कि कुछ अगर प्रॉब्लम आई है तो वो उसको 2 दिन बाद में भी सॉल्व कर सकता है। अगर कहेंगे कि किसी कोई दूसरा प्रोफेशन है उसके पास में अगर कुछ, बेटा डॉक्टर के पास में अगर कोई केस आया है, मेडिकल फील्ड वालों के पास में अगर कोई केस आया है, वो थोड़ी ना होल्ड करता है, वो इतना टाइम थोड़ी ना होल्ड करेगा कि भाई साहब नहीं। हाँ, तो कारण क्योंकि आपके सारी चीजें यहां होनी चाहिए। यहां अगर वो चीजें आपके हैं तो बेटा आपको टाइम टेकिंग प्रोसेस से बचना है। ठीक है, तो अपना टारगेट मेन वही है कि आप कम से कम टाइम में और बेटर टू बेटर कंडीशन के अंदर आप अपने क्वेश्चंस को अरेंज कर सको और उसको सॉल्व कर सको। ठीक है, तो इसी कड़ी में आपके साथ में मैं जुड़ा रहूंगा, आपके लिए क्लासेस अवेलेबल रहेगी, टेस्ट सीरीज रहेगी, आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी। और एक लाइन के साथ मैं आश्वासन दूं कि अगर आपको तैयारी नहीं लग रही है तो आपकी तैयारी को बेहतर बनाएंगे, और अगर आपको अपनी तैयारी बेहतर लग रही है तो बेटा तैयारी को बेहतरीन बनाएंगे। मिल करके सफलता के द्वार तक पहुंचेंगे और आगे का सफर आपको तय करना है, हम आपके साथ खड़े हैं। क्लियर? तो मिलते हैं जल्दी ही और टॉपिक्स के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय गाइस, जय हिंद, जय भारत।